in all classrooms. A paradise which grooms the childhood with beautiful colors. Admission open from playgroup to class 12th. Kids Paradise 15 Ambedkar Nagar, Imli Fatak, Jaipur. Phone number 5124-105 3274-675. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सिटी हेल्थ। तो जी हाँ, आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश जिंदल, जो कि जयपुर के एक सीनियर सर्जन हैं। डॉक्टर जिंदल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। सिटी केबल की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानती हूँ कि आज हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत ही खुश होंगे आपको यहाँ देखकर, क्योंकि आप जो हैं एक बहुत जाना माना नाम है जयपुर के मेडिकल प्रोफेशन की हिस्ट्री में। धन्यवाद धन्यवाद आसमा जी। आपका एसोसिएशन एसएमएस हॉस्पिटल से भी रह चुका है। जी हाँ, आप वहाँ पे प्रोफेसर एंड हेड थे डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में। असल में तो एसएमएस से ही मेरा पूरा नाता रहा है जी। जहाँ मैं एजुकेटेड और पूरी की पूरी सर्विस ऑलमोस्ट मैंने वहीं दी है जी। तो मैं वहाँ पर प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी से रिटायर हुआ जी। और ज्यादातर मैं अभी भी सोचता हूँ कि मेरी कर्म भूमि एसएमएस ही रही। बिल्कुल। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी यहाँ पर, वैसे तो काफी दर्शक जानते होंगे डॉक्टर दिनेश जिंदल के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर दिनेश जिंदल अब तक कम से कम 25,000 सर्जरीज कम से कम कर चुके हैं। और फिलहाल अभी यदि आपको उनकी कंसल्टेशन की जरूरत है तो आप अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर दिनेश जिंदल जुड़े हुए हैं अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल से। जी हाँ। अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं डॉक्टर जिंदल। देखिए, अपोलो स्पेक्ट्रा अभी जो पहले रोहित पंड्या हॉस्पिटल था जी। उसको टेक ओवर किया है जी। और उसको टेक ओवर करने के बाद 2-2.5 साल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। उसके पहले भी मैं उस जगह जाता रहा हूँ, इसलिए ज्यादातर जो लोग पेशेंट मेरे हैं वो उसको पहले पंड्या हॉस्पिटल के नाम से भी जानते थे। जी। अपोलो स्पेक्ट्रा ने जब से लिया है तब से इस अस्पताल में काफी आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। जी। उन्होंने जो ओटीज हैं उनको मॉड्यूलर बनाया है, आईसीयूज बहुत बढ़िया सुविधा है वहां पर। जी। अब आप वार्ड भी जो देखेंगे वो बहुत अच्छी है, आधुनिक है। और जनरल वार्ड में भी पेशेंट जो है अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे वो बहुत ही स्पेशल वार्ड में। जी, मतलब ये खासियतें हैं जो, और खासकर आप हमें ढंग से इसलिए बता सकते हैं क्योंकि आप उस जगह पे जाते रहे हैं। पहले वो पांड्या हॉस्पिटल था और आपने अपनी सेवाएं जो है पांड्या हॉस्पिटल को काफी सालों तक दी हैं। जी हाँ। तो जो चेंजेस हैं वो बताने के लिए मेरे ख्याल से आप सबसे उपयुक्त। जी हाँ, तो चेंजेस जो हैं वो ऑफ कोर्स अब हम पुराने हैं वहां पर वैसे के वैसे, लेकिन बाकी अस्पताल पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन सर आपके नाम से बहुत सारे लोग उसकी जगह वापस जाना चाहेंगे। तो वहां पर जो ये सब बदलाव हुए उसके कारण पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ गया है जी। और हमारे जो ओटीज हैं जो मॉड्यूलर हुए हैं और जो उनमें इन्फेक्शन कंट्रोल है जी। उसके कारण इन्फेक्शन बहुत कम हो गया है, ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ 0 जी। तो हम इस कारण से कम दवाइयों से पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। जी। पेशेंट 1 या 2 दिन में, ये एक्चुअली शॉर्ट स्टे सर्जरी के रूप में ये डेवलप किया गया है अपोलो स्पेक्ट्रा। तो वहां पर 1 या 2 दिन में पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा बीमारियों में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। जी। जी। तो इसलिए पेशेंट को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को 4 दिन रुकना है या 5 दिन रुकना है, रिश्तेदार बुलाऊं नहीं बुलाऊं। तो वो क्या होता है, 1 या 2 अटेंडेंट से अपना काम कर सकता है। आते ही भर्ती हुआ, उसी दिन ऑपरेशन हुआ और दूसरे दिन या एट द मोस्ट तीसरे दिन उसका डिस्चार्ज हुआ। और ये तो आजकल के टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात जी है। हाँ, क्योंकि अब जो है परिवार छोटे हो गए तो बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, जॉइंट फैमिलीज जो पहले थी वो नहीं होती, तो कोई भी ऑपरेशन करवाने से पहले सोचना पड़ता है कि ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि आउटसाइड हेल्प जो है वो बहुत कम मिलती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ज्यादातर परिवार न्यूक्लियर परिवार है तो उनके पास में अटेंडेंट्स बहुत कम होते हैं। दूसरी बात ये, उस टाइम में आपकी और पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है, बच्चे हैं उनको कहाँ छोड़ के आए, तो ये सब इसमें बहुत अच्छा खाना वहीं से प्रोवाइड हो जाता है, तो यू डोंट हैव टू रश। तो इस प्रकार से उसकी सुविधाएं वो पेशेंट को बहुत सेटिस्फाइंग है।
बिल्कुल सही बात है आपने। तो दर्शकों ये बात जो है, जैसे कि डॉक्टर जिंदल ने बताया कि अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और बहुत से हॉस्पिटल्स में शायद ना मिले, और सबसे खास बात ये है कि कोशिश की जाती है कि कम से कम वक्त में पेशेंट जो है डिस्चार्ज कर दिया जाए, और बहुत सारी और ऐसी सुविधाएं जैसे कि अटेंडेंस का ना होना भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो कई तरह की जो आउटसाइड सपोर्ट है वो देता है। तो डॉक्टर जिंदल, आज हम आपसे बात करने वाले हैं सिटी हेल्थ में हर्निया के बारे में। हर्निया एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, और कई बार जटिल भी हो जाती है। अगर वक्त पर इसे ना इसका इलाज किया जाए, इसे ना पकड़ा जाए तो ये जटिल भी हो सकती है, और सर्जरी की जहाँ तक मुझे पता है हर्निया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन उससे भी पहले हमारे वो व्यूअर्स जिन्हें शायद हर्निया के बारे में अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या होता है, उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हर्निया असल में होता क्या है। जी हाँ, जैसे कि आपने बोला है कि हर्निया बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी। यहाँ तक कि एक उम्र जो आती है आफ्टर 70 जी, वहां पर करीब करीब हर 2 में से 1 रोगी हर्निया का होता है। और ये रोग जो है वो बचपन से, जी, बर्थ से चालू हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। यद्यपि हर्निया पुरुषों में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है, पर पुरुषों में बहुत अत्यधिक कॉमन है। जी, मतलब जो पुरुषों का हर्निया होता है वो इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है, जो कि 95% ऑफ द ऑल हर्नियाज होते हैं। जी, स्त्रियों में ज्यादातर हर्निया की प्रॉब्लम आफ्टर ऑपरेशन आती है, क्योंकि अमूमन एक स्त्री को 2 या 3 ऑपरेशन में से गुजरना पड़ता है। जी, जैसे सिजेरियन, बिल्कुल, सिजेरियन के बाद में कई बार बच्चेदानी में रुकावट आ जाती है तो हिस्टेक्टमी, जी, या कम से कम ट्यूबेक्टमी, बच्चा बंद करने का ऑपरेशन। तो इस प्रकार से ये 3-4 तरह की सर्जरी वहां सब पेट के नीचे हिस्से में होती है, जहां पर कि ये वीक हो जाता है। जी, तो एक्चुअली हर्निया, जैसे कि आपने पूछा है, कि ये वीकनेस ऑफ मसल्स है। हमारा जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती है, और जहां पर भी कमजोरी होती है वहां से जब भी आदमी स्ट्रेन करेगा, खांसेगा, छींकेगा, जी, कब्ज के लिए जोर लगाएगा, लेट्रिन के लिए, तो वहां पर जोर पड़ता है जी। और धीरे धीरे उस स्थान पे उभार आ जाता है। उसे हम हर्निया कहते हैं। यानी कि वीकनेस ऑफ मसल्स जो है बेसिकली जी वो हाँ। ही होती है हर्निया, और ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। Natural जैसे जैसे उम्र process, बढ़ती yeah. है वैसे वैसे मसल्स हमारी वीक होती हैं, बिल्कुल मांसपेशियां सही। जो है कमजोर पड़ती हैं, ढीली पड़ती हैं। जी, तो एक तो उम्र के साथ में, जैसे कि आपने कहा, जी, या कुछ बीमारियों के कारण, जैसे कि अस्थमा के रोगी हैं, जैसे कि कब्ज के रोगी हैं, तो उन लोगों में कंटिन्यूअस स्ट्रेन करता हुआ, जी, और उसके कारण मसल्स में वीकनेस पैदा हो जाती है। या कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज है, या कुछ आदतें जैसे स्मोकिंग, जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं उनमें खांसी के कारण या अदरवाइज भी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। जी, तो ये सब चीजें कमजोर मांसपेशियां पैदा करती है, या बार बार के ऑपरेशन, और उनके थ्रू, वीकनेस के थ्रू, अब हमारे जो पेट की आंतें हैं वो बाहर निकलने लगती है। तो क्या होगा कि जब भी आदमी खड़ा होगा, छींकेगा, खांसेगा, तो ये दिखाई देगी, और जैसे ही आप लेट जाएंगे आराम करने की मुद्रा में, तो ये अंदर चली जाएगी। ये हर्निया की खास विशेषता है। तो क्या डॉक्टर जिंदल ये किसी किस्म के उभार होते हैं जो हमें किसी किसी अवस्था में दिखाई देते हैं? क्या हम हर्निया की पहचान इस तरह से कर सकते हैं, या ये कोई पेनफुल चीज है, किसी किस्म का दर्द होता है? नहीं, हर्निया जनरली पेनलेस होता है। जी, जनरली इसमें पेन नहीं होता। तो क्या हम इसे किसी गांठ का? हाँ, तो गांठ कह ऐसा सकते है, हैं। इसमें मैंने जैसे ही बताया, जैसे गुब्बारा है, जी, गुब्बारे में एक जगह वीकनेस होती है तो वो हिस्सा उभर जाता है, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी जहां भी मांसपेशी कमजोर होगी, जी, वहां से जब हम खड़े होंगे तो शरीर के अंदर के अवयव, खास तौर से आंतें, जी, वो उस वीकनेस में से बाहर निकल आएंगी, बिल्कुल। और वो हमें गांठ का रूप दिखाई देती है। दिखाई हमें ऐसे देगा दिखाई। जैसे कोई गांठ हो। लेकिन जैसे आदमी लेटेगा वैसे ही वो कम हो जाएगी या गायब हो जाएगी। जी, तो इसलिए कई बार आदमी आश्चर्यचकित होता है कि मेरे जब लेटता हूं तब तो होती ही नहीं ऐसा। नहीं होती। इसलिए, और चूंकि ये पेनलेस होती है, इसलिए कई बार इसको हम बर्दाश्त करते रहते हैं, आते नहीं।
और फिर वो आना और गायब हो जाना कहीं हमें लगता है कि शायद हो सकता है, कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं कि ये खास कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और खास बात है कि अगर पेन नहीं हो, दर्द नहीं हो, तो हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि दर्द नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पेनलेस से चलने दो उसको। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि चूंकि ये लक्षण इसके खाली उभार के हैं, तकलीफ नहीं होती, इसके कारण हम इसको लिंगर ऑन करते रहते हैं जी। और इसलिए इतना भी लिंगर ऑन कर देते हैं कई बार कि ये बहुत बड़े बड़े विकराल रूप धारण कर लेते हैं और कई बार इसमें विषमताएं, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो अच्छा यही है कि हम उस स्टेज तक बीमारी को नहीं पहुंचाएं और लक्षण पैदा होने से पहले जी। हम इस उभार को पहचानें और डॉक्टरी मदद लें। जी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि हर्निया भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हर्निया देखा जाए तो शरीर के काफी सारे अंगों में भी होते हैं, और जैसे कि आपने भी बताया कि जहाँ वीकनेस होती है वहाँ हर्निया होता है। तो क्या हर्निया के भी कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ हर्निया भी होते हैं क्या? जी हाँ, जैसे कि मैंने बता भी चुका हूँ जी कि हर्निया जहाँ जहाँ होता है जी। शरीर के हिस्से में, उसको वही नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पुरुषों में पेट के नीचे के स्तर पे, इस स्थान पे होता है, वो उसको कहते हैं इंग्वाइनल रीजन, इसलिए वहां का नाम है इंग्वाइनल हर्निया। अम्लाइकस में सूंडी में होता है, जिसको बटन हर्निया भी कहते हैं जी। तो अम्लाइकस में तो अम्लाइकल हर्निया हो जाएगा। ये भी बहुत कॉमन रोग है स्त्रियों में विशेष तौर से। अगर पेट के ऊपर के हिस्से में हो जाएगा तो हमें इसको एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं जी। कभी कभी ये जो ऑपरेशन के बाद होते हैं उसे हम, चूंकि वो इंसीजन के बाद होते हैं, इसलिए उसे हम इंसीजन हर्निया कहते हैं जी। या वेंट्रल हर्निया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पेट के आगे के हिस्से में होता है, इसलिए वेंट्रल हर्निया भी कह सकते हैं जी। तो इस प्रकार इनके विभिन्न नाम हो सकते हैं। और इनमें से जैसे कि मैंने बताया, सबसे कॉमन पुरुषों में इंग्वाइनल हर्निया होता है जी। जो कि इन सब हर्निया का 95% तक वो होता है। सबसे ज्यादा ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो पुरुषों में इस इंग्वाइनल हर्निया। जी जी जी। यानी अगर आसान भाषा में हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि शरीर में जहाँ भी मसल्स या मांसपेशियां कमजोर होती हैं, वहाँ एक गुच्छा सा या एक उभार सा बन जाता है उन मसल्स का, और वही जो है वो हर्निया का रूप होता जी है। हाँ, बिल्कुल, ये आपने ठीक पहचाना। और यही हर्निया होता है जिसको कि आप साधारण आदमी भी खुद रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, खुद ही उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। डॉक्टर जिंदल, आपने बताया कि ज्यादातर उम्र के साथ साथ हर्निया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मांसपेशियां कमजोर होंगी तो वो एक गुच्छा सा बनेगा। मतलब मांसपेशियां जो है वो उम्र के साथ साथ कमजोर होती ही हैं, तो एक उम्र के बाद तो हर्निया होना एक नेचुरल सी चीज है, एक स्वाभाविक सी चीज है। देखिए, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये हर्निया विशेष तौर से जो अपन बात कर रहे हैं हर्निया, ये दो तरह के होते हैं जी। एक जन्मजात भी हो सकते हैं। वो जन्मजात ऐसा है कि बच्चों में जी टेस्टिस जो होती है, जननांग, वो पेट के अंदर पैदा होता है जी। और वो धीरे धीरे नीचे आता है और वो हमारे पेट के निचले हिस्से से निकल के और फिर जननांग में बन जाते हैं उसके। तो उस वक्त कुछ एक वीकनेस रह जाती है और वो वीकनेस जो है बच्चों में एज ए हर्निया प्रकट होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जस्ट बच्चे का जन्म हुआ और वहां हर्निया, खास तौर से जो प्री मैच्योर बच्चे हैं जी, उनमें हर्निया की इंसिडेंस ज्यादा होती है, क्योंकि वो ऑर्गन जो है वो पूरा डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी तरह की हर्निया है वो, जैसे कि अपन डिस्कस कर चुके हैं, वो वीकनेस ऑफ मसल्स से होते हैं, वो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ते हैं और 50 साल की उम्र में वो करीब करीब 30 से 40% लोगों में पाए जाते हैं और 60-70 की उम्र के आते आते वो हर 2 में से एक व्यक्ति के हर्निया पाया जा सकता है। तो ये इस तरह से 2 तरह से होता है। जी जी। और जो मैं आपसे पूछ रही थी कि किन लोगों को ये हो सकता है, तो अब तो मुझे लगता है कि शायद आपकी बात सुनकर ये लग रहा है कि किसी भी उम्र में लोगों को हो सकता है। ये अब खुद की बॉडी की कैपेसिटी और बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरी बात, कई बार ये हेरिडिटी के रूप में भी वीकनेस होती है कि आपके फादर के भी है वो इधर हर्निया और बच्चे के भी। बिल्कुल, जीन्स जो है वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉज, सबसे मेन जो है कारण होता है किसी भी बीमारी के लिए। तो यदि आपके वंश में चलता आ रहा है तो बहुत स्वाभाविक है कि आपको उसी उम्र के आसपास उसी जगह का हर्निया हो सकता है। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरा कि हमने जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ चीजें हमारी खुद की दी हुई होती हैं, उनमें
जो है, मैंने आपको जैसे बताया, जैसे आपने स्मोकिंग का कॉन्स्टिपेशन बताया, स्मोकिंग बताया, वीकनेस बताया, और बीमारियां हैं, और खास तौर से जो बड़े वृद्ध लोग हैं उनमें एक पुरुष ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जी, वो बढ़ जाती है बिल्कुल, और ये भी उसके बढ़ने से पेशाब में दिक्कत होने लगती है, वो भी एक स्ट्रेन का कारण है। और इसलिए भी जो अपना वृद्धावस्था का ग्रुप है, अबोव 70 का ग्रुप है, उसमें हार्निया की इंसिडेंस बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऑब्वियस रीजन है। बिल्कुल, ये चीजें ऐसी हैं जो उम्र के साथ साथ होती हैं, लेकिन यहाँ भी जैसे कि डॉक्टर जिंदल ने बताया कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा जीवन जीने का तरीका कहीं ना कहीं जरूर जो है इम्पोर्टेंट होता है कि जो चीजें हमें जीन्स में मिल रही हैं उन्हें हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छी लाइफस्टाइल से और सतर्क रहने से हम काफी हद तक उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज एक बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के जानने के लिए। डॉक्टर जिंदल, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी बीमारी को के प्रति जागरूक होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके लक्षणों की पहचान सही तरीके से हो। वो बीमारी क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, और वो किस तरीके से और क्या रूप ले सकती है ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी होते हैं जानने सिम्टम्स, यानी वो क्या लक्षण है जिससे कि आप उस बीमारी की पहचान एक शुरुआती स्टेज पे एक पहले ही कर सके और जल्द से जल्द चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जा सके। तो आपसे जानना चाहेंगे कि हर्निया के सिम्टम्स किस तरह के होते हैं? जी हाँ, जैसे कि अपन अभी थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं कि हर्निया ज्यादातर एक बल्ज जी और एक गांठ जो कि आती है और मिट जाती है जी। इस रूप में ये रूप उसका सबसे कॉमन रूप है, और ज्यादातर ये शुरू के बीमारी में ये पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता, और सिर्फ यही बल्ज आपको सोचने को मजबूर कर देना चाहिए कि ये मेरे पास में एक बल्ज है, को अगर ये बल्ज आ रहा है तो मैं एक डॉक्टर से एडवाइस ले लूं। उसके बाद कभी कभी जैसे जैसे आप चलते हैं या स्ट्रेन करते हैं या दौड़ते हैं या कोई वजन उठाते हैं जी, तो वो कई बार ड्रैगिंग पेन आपको लगता है कि मेरे को खिंचाव हो रहा है यहाँ पर, या मेरे को एक ड्रैगिंग पेन की तरह नीचे खिंच रहा है कोई हिस्सा, वो आपको एक लक्षण के रूप में मिल सकता है। इसके बाद अगर आप फिर भी वेट करते हैं तो वो हर्निया हमारे जननांगों में नीचे आ जाता है और वो जननांग एक तरह से बढ़ जाते हैं जी। इसके बाद भी अगर आप इंतजार करते हैं तो फिर उसमें कभी कभी हमारी आंतें फंस जाती है, और फंस के वो एकदम सीवियर पेन, बहुत तेज पेन होगा, और आपको उस वक्त हो सकता है वो आंत जो कि अंदर चली जाती थी अब अंदर नहीं जाए और वो वहीं की वहीं गांठ रह जाए। ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है। लेकिन ये इमरजेंसी की सिचुएशन आने से पहले मेरे ख्याल से अगर हमें पता हो, बिल्कुल ठीक बात है। और खासकर जैसे कि आपने बताया कि जो आपने मेन जो मुख्य लक्षण जो आपने बताया है कि एक गांठ सी महसूस होती है जो गायब भी हो जाती है, मेरे ख्याल में तो अगर यही लक्षण अगर हम इसके प्रति ही सतर्क रहें तो जो सिचुएशन आप बता रहे हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है वो शायद ना हो। एक चीज यहाँ मैं आपसे और जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि एक उभार या गांठ के रूप में हमें कोई चीज समझ में आती, दिखाई देती है, महसूस होती है, तो क्या ये गांठ बहुत छोटी सी भी हो सकती है या ये सफिशिएंटली बड़ी होती है जो पकड़ में आती है? देखिए, कोई भी गांठ एक साथ तो बड़ी हो नहीं सकती जी, तो वो धीरे से छोटा सा रूप लेके, छोटा सा दाने के रूप में उभर सकती है। दाना तो नहीं कह सकते, पर दाने में तो हम पकड़ भी नहीं सकते उसको, लेकिन आप ये मान लीजिए कि एक छोटे से नींबू की शक्ल, नींबू के रूप में, या कभी कभी आप लंबा, आप छोटा सा जैसे छोटे से बैंगन के रूप में ये गांठ नजर आ सकती है आपको। उसके बाद ये धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। तो चूंकि उससे पहले इसको पकड़ना मुश्किल होता है, उसके पहले तो कभी कभी जब लक्षण होते हैं कि आपको कभी कभी पेन होता है या खांसने में पेन होता है, तब शायद आप डॉक्टर के पास जाएं उस लक्षण से, तो वो उस वक्त इसको डिटेक्ट कर सकता है। वरना एक मिनिमम एक छोटी सी गांठ के रूप में जब आएगा तभी आप इसको पकड़ पाएंगे, और उसके बाद ये ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे आप ऐसी चीजें करेंगे स्ट्रेन वाली, जैसे कि पेट की एक्सरसाइज, अगर हर्निया होने पर अगर आप पेट की एक्सरसाइज करेंगे तो हर्निया तेजी से बढ़ेगी। एक जकड़न सी मेरे ख्याल में महसूस होती होगी, या जकड़न भी है और थोड़ा खिंचाव है जी। और खास तौर से जैसे भी स्ट्रेन करेंगे ना, तो वैसे ही वहां पर एक बल्ज आके और वो खिंचाव डेफिनेटली बढ़ जाएगा जी, जो पहले खिंचाव उससे बढ़ जाएगा। तो उस वक्त आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो दर्शकों, आज हमारे साथ में यहाँ पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश जिंदल, जिनसे हम बात कर रहे हैं हर्निया के बारे में। फिलहाल उन्होंने हमें बताया कि हर्निया क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और बहुत सारी ऐसी और बातें हम आपसे करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे छोटा सा और उसके बाद फिर लौटेंगे और डॉक्टर दिनेश जिंदल से जानेंगे कि किस तरह से हर्निया का इलाज संभव है। तो यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा मत। स्टे ट्यून्ड विद सिटी हेल्थ। Ankit Public Senior Secondary School from nursery to 12th class. Admission open. राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स फैकल्टीज के साथ सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी एंड कन्वेंस सुविधा भी उपलब्ध। बोर्ड कक्षा के परीक्षार्थियों के लिए फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस। अंकित पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल 21/22 शांति नगर, करतारपुरा, जयपुर। For admission, call 9887557712। और अब एक नजर जयपुर के एजुकेशनल सेक्टर पर। एजुकेशन फील्ड में जाना पहचाना नाम और जयपुर में फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रावत एजुकेशनल ग्रुप, जिनके लीडिंग इंस्टीट्यूशन प्रताप नगर स्थित रावत पब्लिक स्कूल ने चाहे एकेडमिक्स हो या इनोवेटिव एक्टिविटीज, हर ओर बनाए सफलता के कई रिकॉर्ड्स और जीते इंटरनेशनल अवार्ड्स भी। CBSE affiliated school from classes Montessori to 12th, Science and Commerce, Rawat Public School, Sector 17, Pratap। पूछिए अपने सवाल हमारे लाइव फोन इन शो सिटी हेल्थ में हर शुक्रवार साय 5 बजे। अपने समस्याओं के समाधान के लिए डायल करें 014166100128 सिर्फ सिटी न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जिंदल आई हॉस्पिटल। आंखों के संपूर्ण जांच व इलाज का अत्याधुनिक फेको सर्जरी सेंटर, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। सिद्धम ENT हॉस्पिटल, एक अत्याधुनिक एवं विश्वसनीय हॉस्पिटल जहां कान का ऑपरेशन किया जाता है बिना चीरफाड़ के, खर्राटों का इलाज लेटेस्ट मशीन द्वारा और साइनस का श्योर शॉर्ट इलाज बिना हड्डी काटे। सिद्धम ENT हॉस्पिटल 377 श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। क्या आपको डायबिटिक फुट है? लंबे समय से कोई घाव है? क्या आपको लकवा है? क्या आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी या ऑटिज्म है? प्राणवायु ऑक्सीजन थेरेपी से इलाज संभव है। आज ही मिलिए डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सिटी हेल्थ के आज के इस स्पेशल एपिसोड में, जहां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश जिंदल, जो कि जयपुर शहर के एक सीनियर सर्जन हैं। बहुत सारी सर्जरीज कर चुके हैं और आज यहाँ हैं हमें कुछ जानकारी देने के लिए हर्निया के बारे में। डॉक्टर जिंदल, एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। थैंक यू। तो ब्रेक के पहले जैसे कि आपने हमें बताया हर्निया क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। ये एक बीमारी है जो कि स्वतः कई बार अपने शरीर में बनने लग जाती है और जैसे कि आपने बताया कि कई बार ध्यान ना देने पे काफी विकराल भी हो सकती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। तो जरूरी है इसका इलाज और वो भी सही समय पर सही तरीके से। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि हर्निया का इलाज किस तरह से होता है। क्या अगर इसे शुरुआती स्टेज पे पकड़ लिया जाए तो सिंपल मेडिसिन, दवाइयों द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है या सर्जरी ही सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है? देखिए, हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। चाहे किसी भी स्टेज पे हर्निया आए, इसका एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। और इस वक्त कई बार ये होता है कि आदमी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इस वक्त दर्शकों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी विधि में, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे एलोपैथी हो, इसमें कोई भी दवाई कारगर नहीं होती है। इसलिए उसमें अपना समय नष्ट करना बेकार। बहुत सही बात और बहुत अच्छी बात बताई है डॉक्टर जिंदल ने कि कई बार, और ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय समाज में थोड़ी सी ये दिक्कत है कि हम कोशिश करते हैं ऑपरेशन को टालने की और तरीके अलग अलग तरीके ढूंढते हैं कि, और कई बार ऐसे में बहुत सारे लोग हमें बहलाते फुसलाते भी हैं कि इस तरह से ठीक हो जाएगा, उस तरह से ठीक हो जाएगा। तो जैसे कि डॉक्टर जिंदल बता रहे हैं कि हर्निया के लिए आप इधर उधर कहीं ना भटके, क्योंकि सिवाय सर्जरी के उसका कोई इलाज नहीं है। जी हाँ, तो हम सर्जरी, ये बात सही है आपकी, सर्जरी से सब डरते हैं और इसलिए उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जिस चीज में आपको पता है कि आप अपना समय और अपना धन दोनों व्यर्थ कर रहे हैं, तो उसको व्यर्थ करने के बजाय आप या तो ऑपरेशन कराएं ही नहीं, लेकिन अदरवाइज इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है तो ऑपरेशन करा लें। अच्छा, अब जहां तक इसका ऑपरेशन का सवाल है, तो इसमें ऑपरेशन जो कि आपको बता दूं कि मैं आजकल हम अपोलो में जैसा कि हम कर रहे हैं कि बहुत शॉर्ट स्टे सर्जरी, मरीज को एक दिन में भर्ती करते हैं, उसी दिन उसके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसी दिन उसका ऑपरेशन हो जाता है और दूसरे दिन उसको हम छुट्टी दे देते हैं। यानी इससे तो आरामदायक क्या चीज और हो सकती है? तो इसलिए उससे डर के भागने के बजाय आप, मेरा ख्याल है, उसको फेस करें और इतने कम समय में और इतनी आसानी से इसमें इलाज हो जाता है कि आपको आपके ऊपर, आपके काम पे, आपके परिवार से कोई भी विमुख नहीं होना पड़ता। तो कई लोग सोचते हैं कि साहब हमें ऑपरेशन के बाद में शायद 5 दिन दुकान बंद करनी पड़े या 7 दिन दुकान बंद करनी पड़े, तो हम ये एनकरेज करते हैं कि वो अपना काम तुरंत प्रभाव से संभाल लें। आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्जरी से डरने की वजह कई बार दर्द से ज्यादा ये होती है कि इनकन्वीनियंस जो लाइफ में हो जाएगी उसको कैसे हैंडल किया जाए। एग्जैक्टली हफ्ता भर लग जाएगा। एक ऑपरेशन का मतलब है, सोच के चलते हैं कि हफ्ता भर गया, लेकिन जैसे कि डॉक्टर जिंदल ने बताया कि अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में खास ये चीज है, और आपने जैसे कि स्पेसिफाई भी किया है, इलैबोरेट भी किया है सर, कि उसी दिन आपको एडमिट किया जाएगा, उसी दिन सारे इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगे, उसी दिन ऑपरेशन हो जाएगा और अगले दिन आपको छुट्टी दे दी जाएगी। तो क्या ये ऑपरेशंस जो हैं वो जैसे कि आजकल बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, लैप्रोस्कोपी भी एक पॉपुलर प्रोसीजर है, क्या ये ऑपरेशन उस तरह से किया जाता है या एक नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी जैसे ओपन सर्जरी जो होती है उस तरह से किया जाता है? जी हाँ, ये ऑपरेशन का तरीका दोनों है, लेप्रोस्कोपिक और ओपन कन्वेंशनल। पर जहां तक हर्निया का सवाल है, वो चूंकि मैंने दोनों तरह से करके और देखा हुआ है, तो हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि कन्वेंशनल सर्जरी अभी भी प्रमुखता से की जाती है, क्योंकि उसका जो फायदा है कन्वेंशनल सर्जरी का वो सेम है, क्या कि हम जल्दी से जल्दी एक दिन में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेप्रोस्कोपी में जैसे कि हम क्लेम करते हैं वो के वही फायदे आपको उसमें मिल रहे हैं। उसके अलावा जो कन्वेंशनल सर्जरी है, इसमें फायदा ये है कि आप किसी भी उम्र में ये किया जा सकता है। बीमारी और बीमारियों के साथ भी, जहां जैसे कि मान लीजिए मामूली हार्ट की बीमारी है या अस्थमा की बीमारी मरीज के है, उनके साथ भी इसमें इस ऑपरेशन को किया जा सकता है कन्वेंशनल तरीके से या ओपन तरीके से। क्योंकि क्या होता है, इसको हम जो लोकल एनेस्थीसिया देके भी कर सकते हैं, इसको हम शॉर्ट जीए देके भी कर सकते हैं, और इसको हम पीठ में जो स्पाइनल एनेस्थीसिया कहता है उसमें भी कर सकते हैं, जबकि हमें लेप्रोस्कोपी में पूरा ही बेहोश करना पड़ता है। पर तरीके दोनों हैं, ठीक है। मेरी जहां तक जो मैं पसंद करता हूं वो कन्वेंशनल तरीका पसंद करता हूं, और उसमें मरीज को कम से कम समय में हम डिस्चार्ज करके और काम पे भेज सकते हैं। अब जो एक कन्वेंशनल तरीका है या लेप्रोस्कोपी तरीका है, दोनों में ही इसमें जो खास बात है वो ये है कि हम जो मसल्स वीक हो गई उसको स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है, और उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आजकल एक मैश का, एक जाली का हम प्रयोग करते हैं। ये जाली जैसे नायलॉन जैसे होता है वैसे मटेरियल से बनी हुई होती है, तो हम जो कन्वेंशनल होती है उसमें कंपैरेटिवली या साधारणतः छोटी जाली का उपयोग करते हैं। जो लेप्रोस्कोपी होती है उसमें बड़ी जाली का उपयोग होता है। तो इस जाली को अगर आप ढंग से लगाएं तो काफी कन्वीनियंटली और काफी सक्सेसफुली, मतलब सुविधापूर्ण भी है और उसकी सक्सेस रेट भी काफी है, वो कर सकते हैं। और आजकल हम करीब 100% पेशेंट्स में जाली का उपयोग करते हैं। अब मरीज भी अवेयर हो गए हैं, वो भी पूछते हैं साहब हम बढ़िया से बढ़िया जाली लगाएं। तो ये ठीक है कि जाली बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए, और जाली हर एक मरीज में लगाने की कोशिश करते हैं जब तक कि उसका कोई बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेशन। मेरे ख्याल से इसमें आगे भी हर्निया की रोकथाम के लिए भी हेल्प मिलती होगी, और वो जो जैसे कि आपने कहा वीकनेस जो हो जाती है मसल्स की, उसको भी काफी हद तक बैलेंस किया जा सकता है। वही जो जाली जो है हम ऐसे मटेरियल की लगाते हैं जो मसल्स से बिल्कुल की बिल्कुल उसकी तरह की बन जाती है, और वो परमानेंट होती है, एक तरह से रिप्लेसमेंट हो जाती है, और वो उसको सपोर्ट करे रखती है जिंदगी भर, ता जिंदगी।
इसलिए दोबारा होने के चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छी और खास बात बताई है, जो कि मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को शायद अंदाजा नहीं होगा कि इस तरह की भी टेक्निक्स आजकल अवेलेबल हैं। सर्जरी से एडवांस्ड हो ही गई हैं, और सर्जरी खासकर आप कर रहे हो और वो भी अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो दर्शकों मेरे ख्याल में घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और आप जब करा चुके होते हैं तब आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि एक दिन में छुट्टी हो गई, आप घर पे चले गए और अपने काम पे लग गए। तो इससे बढ़िया अच्छा दर्द कुछ विशेष नहीं होता, एक आध दो दिन आपको दर्द की गोली खानी पड़ सकती है, दैट इज ऑल। तो अब ये जो मैश है, ये जाली है, ये उस हार्निया की साइज के ऊपर डिपेंड करके हम यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्त्रियों में जो हार्निया होते हैं ऑपरेशन के बाद में, उसमें हम बड़ा मैश लगाते हैं, और बड़ा मैश लगाने के बाद में दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। इंग्वाइनल हर्निया में हम कंपेयर तो उस छेद के अनुसार हम उस मैश का चयन करते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट पे कहाँ का हर्निया है उस पर, और हर्निया का साइज कितना है, ये भी चीज खास होती है देखने के लिए जी। तो अगर आप ये मैश यूज करते हैं तो इसके चांसेस दोबारा होने के चांसेस कम है, जिसका कि लोगों को सबसे ज्यादा डर रहता है जी। कि हर्निया और पाइल्स ऐसी चीजें हैं सब दोबारा हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा, तो ये बहुत कम केस। मतलब ऑपरेशन से जुड़े हुए कुछ इसी तरह के डर होते हैं, जैसे कि उस टाइम पे जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो इनकन्वीनियंस हो रहा है फैमिली वालों को, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पेन, दर्द कितना होता है, लोग बात सर्जरी से इसीलिए डरते हैं क्योंकि दर्द सहन करने के लिए जो है वो हर कोई तैयार नहीं होता है। एक और चीज जो सवाल ज्यादातर ऑपरेशन के टाइम जो मरीज हैं या उनके परिजन हैं वो करना चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद जो है रिकवरी में कितना टाइम लगता है। तो ऐसे में ओपन सर्जरी करें या लैप्रोस्कोपी, उसके बाद हर्निया की सर्जरी से उभरने में, वापस बैक टू नॉर्मल आने में लगभग कितना वक्त लगता है? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है जी, मैं इस बात को बहुत मरीजों को समझाता हूं कि रेस्ट बिल्कुल नहीं करें जी। जैसे कि मैं अभी सुबह भी मैं ऑपरेट करके आ रहा हूं, तो मैं मेरे सब मरीजों को 2 घंटे के बाद ही बिठा देते, वो उसी दिन अपना टॉयलेट जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो ये सब चीजें हम उसी दिन चालू कर देते हैं। तो आप टॉयलेट जा सकते हैं, इसका मतलब वो वॉक कर सकते हैं। दूसरे दिन से हम उनको करीब करीब सारी गतिविधियों पे हम अलाउ कर देते हैं, इंक्लूडिंग मैं कार ड्राइविंग भी अलाउ कर देते हैं कि आप कार ड्राइव भी कर सकते हैं, बल्कि आप कार ड्राइव करके दूसरे या तीसरे दिन घर जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, नॉट कि भाई आप जंप करके उस पर आ जाए। दूसरी बात यह कि आप सीढ़ियां चढ़ना, जैसे ये बड़ा होता है, सब सीढ़ियां चढ़े नहीं चढ़े, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो ज्यादातर परिजन पूछना चाहते हैं, मरीज पूछना चाहता है कि तो सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। हम अलाउ करते हैं सीढ़ियां चढ़ना जी, ठीक है। और वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं। अपने काम पर आदमी दूसरे या तीसरे दिन से जा सकता है, और कुछ सावधानियों के साथ में वो अपना पूरी तरह से पूरा काम कंप्लीट कर सकता है। अब उसमें सावधानी इतनी सी है कि जैसे बहुत वजन नहीं उठाएं, बिल्कुल ठीक है, तो उस वक्त आप थोड़ी सी मदद ले लें, बहुत ज्यादा झुके नहीं, बहुत- जमीन पे ना बैठे। हाँ, मतलब यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो Strain। हम खुद ही सोच सकते बस, हैं बस। कि वो हमें, यदि बीमारी है, यदि ऑपरेशन हुआ है, तो कुछ चीजें ना थोड़ी सी अवॉइड कर लें। बिल्कुल। तो थोड़ी सी प्रिकॉशन के साथ में आप अपनी करीब करीब नॉर्मल जीवन पे जा सकते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल सर्जरी हो या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। और चूंकि मैंने बताया कि आपको जैसे हम जाली लगा देते हैं तो रिकरेंस रेट भी बहुत कम है, तो इसलिए पहले जो डर था कि दोबारा हो जाएगा, इसलिए लोग हिलने नहीं देते थे, तो अब वो वहम बिल्कुल नहीं है। इसलिए आदमी को ज्यादा अटेंडेंट्स की जरूरत नहीं है, घर में भी वो उसको बहुत सारे अटेंडेंट को बुलाने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ एक अटेंडेंट से वो अपना पूरा सर्जरी करा सकता है, अपने घर जा सकता है, अपने काम पे लौट सकता है। डॉक्टर जिंदल, यहाँ तो आपने, मुझे लगता है कि एक भ्रांति जो लोगों की थी ऑपरेशन के बाद में, जैसे लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन हुआ है, ये सोचकर ही उन्हें कम से कम 10 या 15 दिन तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए। एक ये भ्रांति आपने दूर की है। एक भ्रांति जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने चीज बताई है कि हर्निया यदि आपका डायग्नोस हुआ है तो ऑपरेशन के सिवाय कोई चारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये सोचे ही नहीं कि ऑपरेशन ना करा के हम इधर उधर कुछ देखें। बेहतर है कि अच्छे चिकित्सक से, अच्छे हॉस्पिटल में, जैसे कि डॉक्टर जिंदल से आप अपोलो स्पेक्ट्रा आके आप सर्जरी कराएं, तो वो
बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है आपके लिए और जल्द से जल्द आपको आपकी उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, जिसके लिए शायद आपके पास कोई और इलाज तो जी है हाँ। ही नहीं। और ये सर्जरी जो इंग्वाइनल हर्निया जो सबसे कॉमन है, जी मुश्किल से हम 15 से 20 मिनट में वो सर्जरी कंप्लीट कर देते हैं। इसलिए मरीज को एनेस्थीसिया भी उतना ही कम देना पड़ता है, तो एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं होता। एक काफी बड़ा कॉम्प्लिकेशन एनेस्थीसिया का भी होता है। तो वो चूंकि हम सर्जरी बहुत 15 से 20 मिनट में कर देते हैं, जी इसलिए बहुत लंबा एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल। इसलिए रिकवरी उनकी बहुत जल्दी हो जाती है। जी अब मैं आपसे एक चीज और ये सवाल करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि हर्निया के लिए ओपन सर्जरी जो है वो ही ज्यादा बेहतर होती है लैप्रोस्कोपी के बजाय, तो क्या आप अपने पेशेंट्स को ज्यादातर डिसाइड करते हैं, ऑप्शंस दोनों देते हैं, या फिर केस टू केस होता है कि ओपन सर्जरी की जाए या लैप्रोस्कोपी की जाए? देखिए, ऑप्शंस जरूर बताते हैं, जी क्योंकि कोई भी व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसके पास में हम क्या क्या तरीके से उसको ऑपरेशन कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जी उसको बताते हैं कि ये और ये है, लेकिन जो हमें फायदा लगता है वो हम हमारी तरफ से बता देते हैं कि आप अगर ये करवाते हैं तो ये हमारी निगाह में ये बेनिफिट है। जी पर अल्टीमेटली इट इज ए सिलेक्शन बाय द पेशेंट। चॉइस जो चॉइस पेशेंट करेगा वो हम उसको ऑफर करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से चूंकि पेशेंट को इतनी सारी डिटेल नहीं पता होती है जी। और कई भ्रांतियां लेके आता है, कई दोस्तों से, पारिवारिक मित्रों से बिल्कुल। कोई ना कोई गलत या सही इंफॉर्मेशन लेके आता है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सजग करें और उसको उस पर्टिकुलर विधि के बारे में बताएं। जी उसके बाद भी अगर पेशेंट कोई ऑप्शन करता है तो इट इज हम उसको जरूर पालन करेंगे और पेशेंट की इच्छा के अनुसार उसका ऑपरेशन किया जाता है। जी लेकिन जी। अगर कुछ पेशेंट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां पर हम बेहोश नहीं कर सकते, जी जहां बेहोशी करने से पेशेंट की जान को खतरा है, वहां पर हम डेफिनेटली उसको कहेंगे कि वो ओपन सर्जरी ही जाए, क्योंकि उसको हम लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, जी जिसमें कि जीए की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसको वो सारे कॉम्प्लिकेशंस से मुखातिब नहीं होना पड़ेगा, जी। उसे फेस नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस होती है, लेकिन अदरवाइज दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज बता के जी हम उसको करते हैं। जहाँ भ्रांतियों की बात आती है वहाँ एक और मेरे दिमाग में भ्रांति आ रही है, जो कि बहुत सारे मैं देखती हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, खासकर वृद्धावस्था में 70 या 75 साल की उम्र होने के बाद में लोग ऑपरेशन करवाने से डरते हैं, उसे टालते हैं, ये सोचकर कि इस उम्र में ऑपरेशन कराया तो बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और हर्निया, जैसे कि आपने बताया, कि बीमारी ही ऐसी है जो कि ओल्ड एज में ज्यादा होती है, तो ऐसे में लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें ऑपरेशन कराना चाहिए या दे शुड लर्न टू लिव विद इट। जी हाँ, अब ये देखिए, ये हम क्या होता था कि अब जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, वो काफी कुछ बदल चुकी है। जी अब हम वृद्धावस्था शायद हमारी शिफ्ट होती जा रही है। पहले हम 50 आदमी कोई बुढ़ा कहने में चालू कर देते थे, बिल्कुल। अब जो है आप बड़ी अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ काफी समय तक चला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब हमारे पास में विधि, चाहे वो सर्जरी की हो, चाहे एनेस्थीसिया की हो, इतनी अत्यधिक विकसित हो चुकी है कि अब हम किसी भी उम्र में के आदमी को ऑपरेशन कर सकते हैं, बिना कॉम्प्लिकेशन किए हुए, बिना उसको ज्यादा तकलीफ पहुंचाए हुए। जी। तो अब इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मरीज की वृद्धावस्था, मरीज की उम्र, मरीज के रोग, उनको देखते हुए ही उसका चयन करेंगे कि क्या टेक्निक हम अपनाएं और क्या टेक्निक ऑफ एनेस्थीसिया अपनाएं। तो जो हम टेक्निक अपनाएंगे वो उसके लिए बहुत सेफ होगी। जी तो हम जैसे कि अपोलो में करते हैं, तो जब बहुत वृद्ध होता है या बहुत बीमारियों से ग्रसित होता है तो उसको हम लोकल ब्लॉक दे देते हैं, ताकि उसको और किसी तरह का कोई चक्कर नहीं पड़े, और उसके अंदर जो सर्जरी करते हैं वो बिल्कुल सेफ होती है। जी ठीक है, तो चयन सर्जरी का और चयन एनेस्थीसिया का, उसके अनुसार हर उम्र के आदमी की ये सर्जरी की जा सकती है। यानी कि दर्शकों को जरूरत यह है, हमें जरूरत यह है कि हम अपनी भ्रांतियों से ऊपर उठकर चेंजेस जो हुए हैं मेडिकल वर्ल्ड में, जो चेंजेस रोज हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, उन पर पूरा विश्वास रखें, अपने डॉक्टर पर पूरा विश्वास रखें कि वो आपके लिए वही राह चुनेंगे जो आपके लिए सबसे सही है। तो आपके डॉक्टर पर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि वृद्ध व्यक्ति को भी लक्षण रहित या स्वस्थ
उतना ही जरूरी है जितना कि एक यंग मैन को। जी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वृद्धावस्था में हम ये कह के कि ये बहुत वृद्ध हो गए, अब इनको क्या जरूरत है, बिल्कुल। हम जो भी उनके जीवन बचे हैं उसमें जीवन में क्वालिटी प्रोड्यूस क्वालिटी करें, प्रोड्यूस ताकि वो अपना नित्य कर्म, अपनी जो शौक हैं उसको आसानी से पूरा कर सके। जैसे कहते हैं ना कि एड लाइफ टू Yes. इयर्स नॉट इयर्स टू Yes. लाइफ, कि जितने दिन हैं उसे ढंग से और अच्छी तरह से निकाला जाए, वो ज्यादा जरूरी है। दूसरा बात मैं बता दूं, अभी आपका चूंकि इतनी सारी बात इसके बारे में, जीवन शैली के बारे में हुई है, तो हर्निया कराने के बाद में आप पुनः अपनी पुरानी जीवन शैली पे लौट सकते हैं। जी। चाहे वो एग्रेसिव वर्क हो, चाहे गेम्स हो, तो हमें उस तरह से ये डरने की जरूरत नहीं है कि मैं हर्निया का ऑपरेशन कराने के बाद में शायद मैं तेज नहीं चल पाऊंगा, बिल्कुल। या शायद मैं फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा, या शायद मैं अपना बैडमिंटन नहीं खेल पाऊंगा। तो मेरा ख्याल ये है कि आप पुरानी शैली, जीवन शैली को आप दोबारा से और ज्यादा अच्छी तरह बेहतर तरीके बेहतर से, तरीके क्योंकि जो वीकनेस जो थी मसल्स की, उसके लिए तो जैसे कि आपने बताया मेश लगाकर उसे एक रिप्लेस कर दिया जाता है, तो बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से जी आप सकते हैं, वो जी काम सकते कर हैं। सकते तो हैं। इसलिए आप ये मत डरें कि आपको अपनी जीवन शैली चेंज करनी पड़ेगी या आपको अपने शौक पूरा करने में कोई परेशानी होगी। आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और अपना शौक पूरे कर पाएंगे। जी। डॉक्टर जिंदल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने यहाँ आकर आपका जो अनुभव है, आपकी जो बहुत सारा आपका ज्ञान है, वो आपने हमें थोड़ा सा देने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में भी हम आपसे और ज्यादा ज्ञान बटोर पाए। फिलहाल वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ हमें दिया। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज के सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में हमने कोशिश की आपको कुछ चीजें, कुछ बातें बताने की हर्निया के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सर, ये ह्यूमन नेचर है। अगर सपोज मुझे किसी ने कुछ कहा, ठीक है, 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए मैंने खुद को होल्ड किया, ये तो सब बोलते रिएक्ट नहीं करना, बट कैसे इस